तो देखिए प्रोबेबिलिटी का आज लगभग ये मान के चलो कि मैं थ्योरी सारी कवर कर दूंगा। इसके अंदर एक लेक्चर और करूंगा जिसमें आपका रिवीजन होगा, मतलब थोड़ा बहुत बेसिक बताऊंगा पीछे का, और साथ में जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन है वो कराऊंगा। तो एक देखें आप, मैक्सिमम क्वेश्चंस मैंने कवर कर दिए, बहुत ढंग से ये चैप्टर आपका प्रॉपरली हुआ, एक एक कंसेप्ट आपको कराया। तो एक आईआईटी का प्रीवियस ईयर बचा था वो भी करा दूंगा। अभी देखिए 13.4 का 9th क्वेश्चन है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग योर बोर्ड एग्जाम्स। The random variable x, the random variable capital X has a probability distribution. Random variable capital X has a probability distribution P of X. P of X है of following form. रैंडम वेरिएबल x है, उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया है। रैंडम वेरिएबल इज x, उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इस फॉर्म में दिया है px, दैट इज k, px k है। इफ अगर रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 0 है, इट इज इक्वल टू 2k इफ कैपिटल x इक्वल टू 1, इट इज 3k इफ कैपिटल x इक्वल टू 2 एंड इट इज 0 अदरवाइज। मतलब 2 के अलावा कुछ भी है तो ये 0 है, 3 है, 4 है, व्हाटएवर इट इज 0। तो ये रैंडम वेरिएबल कोई कैपिटल x है, उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया है। अब इसमें क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है कि डिटरमिन k। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, डिटरमिन k। और दूसरा पार्ट है फाइंड p प्रोबेबिलिटी x लेस देन 2, p इसके दो तीन हुए इसके, x लेस देन इक्वल टू 2 एंड p x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो ये देखिए लेस देन 2 का मतलब हुआ 0 1 2, क्योंकि रैंडम वेरिएबल जो वैल्यू ले रहा है वो 0 से लेकर 2 तक ले रहा है, अदरवाइज 0 है। 3 के लिए 0, 4 के लिए 0, सब के लिए 0। ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का मतलब है 2 3 4। तो 2 के लिए ये 3k है, 3 4 के लिए 0 है। तो सबसे पहले जैसे आपको बताया है, वी विल फॉर्म द टेबल, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। इस टेबल को प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। देखें दिस इज रैंडम वेरिएबल, इट इज टेकिंग वैल्यू 0 1 2, 0 1 2 या 3 4 के लिए सबके लिए 0 है, तो आगे बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 0 1 2 के लिए बनाएंगे। दिस इज द प्रोबेबिलिटी। इस डिस्क्रिप्शन को प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। रिगार्डिंग योर बोर्ड एग्जाम दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए एक बार ध्यान से समझें इसको। तो ये देखिए 0 का उसने k दिया है, 1 का 2k है और 2 का इसने 3k दिया है, अदरवाइज 0 है। अब ये आपको पता ही है, सबसे पहला पार्ट है कि k निकालो। तो एज वी नो के सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज इन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज 1। जितनी भी प्रोबेबिलिटीज हैं उन सबका सम 1 होता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में। एज वी नो सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज इन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटीज का सम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में 1 होता है, एज वी नो। तो अकॉर्डिंग टू दैट अगर हम उसको फॉलो करें तो इसका मतलब होगा k plus 2k plus 3k 1, दैट इज 6k 1, और k हमारा 1/6 है। तो k comes out to be 1/6। इसका मतलब है 0 का 1/6, 1 का 2/6, 2 का 3/6। अब इसमें क्वेश्चन के पार्ट्स हैं, जैसे पहला पार्ट है k निकालो, तो k आपका 1/6 आ गया, फर्स्ट पार्ट आपका हो गया, a पार्ट इज डन। b में है कि p निकालो x लेस देन 2। x लेस देन 2 का मतलब होगा p0 p1, 2 से कम, 0 एंड 1। तो 0 पे k है और 1 पे 2k है, दैट इज 3k, और k आपका 1/6 है। वेयर k आपने निकाला पहले पार्ट में, k 1/6, सो दिस इज 3/6 एंड यू आर गेटिंग हियर 1/2। तो b पार्ट भी हमारा सॉल्व हुआ, लेस देन 2। तो थोड़ा ध्यान दें, लेस देन 2 के लिए आपका 0 और 1 आएगा। उसके बाद है लेस देन इक्वल टू 2। तो ये देखें आप, p x लेस देन इक्वल टू 2, रैंडम वेरिएबल इज लेस देन इक्वल टू 2। तो इसमें देखें लेस देन इक्वल टू 2 में आएगा p0 p1 p2। लेस देन इक्वल टू 2 का मतलब 0 1 2 तीनों आएंगे। तो ध्यान दें 0 1 2, 0 के लिए आपका k है, 1 के लिए आपका 2k है, 2 के लिए आपका 3k है। तो ये आ गया 6k। तो वैसे भी आपको क्लियर ही है कि लेस देन इक्वल टू 2 है। लेस देन इक्वल टू 2 का मतलब p0 p1 p2।
सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज इन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज 1। जैसे कि आपको पता है कि सारी प्रोबेबिलिटीज का सम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में 1 होता है, तो इसका मतलब है P0 P1 P2 वैसे भी 1 आएगा, करने की जरूरत ही नहीं, लेकिन फिर भी इफ यू वांट टू कैलकुलेट, अगर आप कैलकुलेट करें तो 1 तो वो है ही है। P0 P1 P2 तो 6k आया, k 1/6 which is equal to 6 into 1/6 that is equal to 1। so required answer is 1। तो ये देखें ये आपका सॉल्व हुआ। उसके बाद है x greater than equal to 2। तो ये देखें ये इसी का ही पार्ट है, x greater than equal to 2। तो इसमें क्या आएगा देखिए आप ध्यान दें थोड़ा सा, p x greater than equal to 2। अगर आप इसमें देखें तो you will get here only 2 because 3 4 के लिए 0 है, उसने कहा है, अदरवाइज 2 के अलावा कुछ भी है तो 0 है। इफ रैंडम वेरिएबल इज टेकिंग वैल्यू एनी अदर वैल्यू एक्सेप्ट 2 तो दैट इज 0। तो P2 और P2 जो है दैट इज योर 3k, दैट इज 3/6 दैट इज 1/2। तो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन 9th ऑफ 13.4। तो 13.4 के 9th क्वेश्चन का ये रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। आप देखें दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ तो इस ढंग से है। बाकी एक चीज ध्यान रखें, जो एनसीईआरटी में आपके चाहे फर्स्ट पार्ट है चाहे सेकंड पार्ट है, जो बुक की लास्ट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए होते हैं एचपी बोर्ड में जो 1 से 10 तक क्वेश्चन आते हैं वहीं से आते हैं। और अगर वैसे भी जेईई मेंस में भी वहां से आ सकता है क्वेश्चन। 2008 में यूनिवर्स का क्वेश्चन एक बार आया था, तो प्रोबेबिलिटी के भी कर लें, कुछ अच्छे क्वेश्चन थे। वैसे तो मैंने कराई दिया आपको मैक्सिमम, एक आधा क्वेश्चन मैं करा देता हूँ। जो मिसलेनियस के लास्ट में क्वेश्चन होते हैं, यू प्लीज डू दिस प्रॉब्लम्स। तो जो ऑप्शंस हैं उनको आप ध्यान से करें, वो बहुत जरूरी है, मतलब ध्यान से ऑब्जर्व करें कि क्या है। तो ये देखें मिसलेनियस में लास्ट में क्वेश्चन है, मिसलेनियस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है। आप देखें मिसलेनियस ऑब्जेक्टिव है ये, मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 13। चैप्टर 13 पे जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है उसमें देखें दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम, यू प्लीज सी। तो पहला क्वेश्चन आप देखें, ध्यान दें थोड़ा सा क्या क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन फर्स्ट, the problem is A and B are two events, A और B दो events हैं, such that PA is not equal to 0। तो find PB by A, PB by A निकालना है। देखें A and B two events हैं, PA 0 नहीं है, probability of A is not 0 कह रहा है, और PB by A निकालना है। दो पार्ट है इसके, फाइंड सच दैट PA नॉट इक्वल टू 0, फाइंड PB by A। PB by A निकालना है इफ, पहला पार्ट है A इज ए सबसेट ऑफ B, और दूसरा पार्ट है A इंटरसेक्शन B 5, A इंटरसेक्शन B 5 है। तो ध्यान दें PB एज वी नो, जैसे कि आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फार्मूला पता है, PB by A। PB by A का क्या मतलब है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ B व्हेन A हैज अकर्ड, मतलब B पर कंडीशन लगी A के होने की। PB by A का मतलब है, PB by A मींस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ B व्हेन A हैज अकर्ड, B की कंडीशनल जब A हो चुका है। तो बाय डेफिनेशन PA इंटरसेक्शन B by PA, PA इंटरसेक्शन B by PA आप नोट करें, PB by A, B by A का मतलब है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ B व्हेन A हैज अकर्ड। तो इसका फॉर्मूला आपको पता है, काफी क्वेश्चन आपने किए, इंटरसेक्शन B by PA। अब एज B है, उसने कहा है A इज ए सबसेट ऑफ B, इसका मतलब है A के सारे एलिमेंट B में है, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ A आर इन B। व्हाट डज इट मीन, A इज ए सबसेट ऑफ B, ऑल एलिमेंट्स ऑफ A, A के जो सारे एलिमेंट्स हैं, ऑल एलिमेंट्स ऑफ A आर इन B। इसका मतलब है A इंटरसेक्शन B जो है दैट इज इक्वल टू, जो जैसे आप ये समझें कि ये A है ये B है, ऐसे देखें तो ये इंटरसेक्शन B है। तो कंसंट्रेट करने की कोशिश करें, ये इंटरसेक्शन B है। तो अगर A के सारे, A इज ए सबसेट ऑफ B, A सबसेट ऑफ B का मतलब है A के सारे एलिमेंट B में है, तो ये A है, इसके ये एलिमेंट है, तो इसका मतलब A के सारे एलिमेंट B में है। तो इंटरसेक्शन B क्या होगा, A के सारे एलिमेंट B में है, तो इंटरसेक्शन आएगा A इंटरसेक्शन B, A इज इन B, A B में है, A के सारे एलिमेंट B में है, तो इंटरसेक्शन B A होगा। तो इट मींस दिस इज इक्वल टू PA अपॉन PA, और एज PA इज नॉट 0, उसने बोला है कि PA 0 नहीं है, कट गया, ये 1 आ गया। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर 1 है, PB by A 1।
पी ए जीरो नहीं है, पी बी बाई ए निकालना है। ए इज ए सबसेट ऑफ बी, दो पार्ट है, ए इंटरसेक्शन बी फाइव। ए बी का सबसेट है, इसका मतलब है ए के सारे एलिमेंट बी में है, ए के जितने भी एलिमेंट है वो बी, ए इज इन बी। ए अगर बी के अंदर है तो ए इंटरसेक्शन बी आपका ए होगा। तो पी ए इंटरसेक्शन बी बाई पी ए कट गया, 1 आ गया, तो आंसर इज 1। तो ये पहला पार्ट हो गया। दूसरा है ए इंटरसेक्शन बी फाइव, फाइंड पी बी बाई ए इफ ए इंटरसेक्शन बी अगर 5 है। तो एज वी नो, जैसे कि आपको फॉर्मूला पता है, पी बी बाई ए, पी बी बाई ए का जो फॉर्मूला है दैट इज पी ए इंटरसेक्शन बी बाई पी ए। ए इंटरसेक्शन बी 5 है, 5 का मतलब कुछ हुआ ही नहीं। जब कुछ नहीं हुआ, दिस इज 0 बिकॉज ए इंटरसेक्शन बी 5 है, इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी का जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 होगा, तो पी बी बाई ए विल बी 0। तो सेकंड पार्ट का जो आंसर है दैट इज 0। तो ये समझने की कोशिश करें, द सेकंड पार्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम है 0 आंसर, तो उसका 0 आंसर है। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ। मिसलेनियस का देखिए 2 पार्ट थे इसके, तो इन दिस मैनर सॉल्यूशन इज देयर। तो समझने की कोशिश करें। इसमें मिसलेनियस में आपकी लास्ट में जो 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सारे बहुत अच्छे हैं, तो वो देखें 1 बाय 1 आई एम टेकिंग दैट प्रॉब्लम्स। ये देखें, आप ध्यान दें, लास्ट के जो प्रॉब्लम्स हैं मिसलेनियस के लास्ट में क्वेश्चन दिए हैं। देखें ये क्वेश्चन है आपका, 3 क्वेश्चन है। क्वेश्चन 17 आप देखें, इफ ए एंड बी आर 2 इवेंट्स, ए और बी आपके 2 इवेंट्स हैं, सच दैट पी ए नॉट इक्वल टू 0, पी ए 0 नहीं है, मतलब ए की प्रोबेबिलिटी 0 नहीं है, और पी बी बाई ए 1 है, पी बी बाई ए 1 है, ए और बी 2 इवेंट है, पी ए 0 नहीं है, पी बी बाई ए 1 है। तो ऑप्शन पूछ रहा है, देन पहली ऑप्शन ए इज ए सबसेट ऑफ बी, बी इज ए सबसेट ऑफ ए, उसके बाद बी इक्वल टू 5, और लास्ट ऑप्शन है ए इक्वल टू 5। तो ये 17th क्वेश्चन है, आप देखें, ध्यान दें थोड़ा सा। दिस इज 17th क्वेश्चन ऑफ मिसलेनियस एक्सरसाइज। जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लास्ट में दिए होते हैं उनमें ये प्रॉब्लम है, तो इसका सोल्यूशन आप देखें, ध्यान दें थोड़ा सा। पी ए इज नॉट 0, पी बी बाई ए 1 है, तो इन चारों में से बताना क्या है। तो देखें, एज वी हैव, जैसा कि आपको पता है, पी बी बाई ए 1, पी बी बाई ए का मतलब है ए इंटरसेक्शन बी बाई पी ए, ए इंटरसेक्शन बी बाई पी ए, इट इज 1। इसका मतलब है पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए। पी ए 0 नहीं दिया है क्योंकि डिवीजन बाय 0 इज नॉट अलाउड, तो ये चलेगा बिकॉज पी ए इज नॉट 0, तो ये चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब हो गया ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए, ए इंटरसेक्शन बी ए। अब आप देखें, ध्यान दें, क्या मतलब है इसका। जैसे अब यहाँ डायग्राम ना, डायग्राम से क्लियर करें, ये ए है, ये बी, अब ये इंटरसेक्शन बी है, आप ध्यान दें, दिस इज ए इंटरसेक्शन बी, ये आपका ए इंटरसेक्शन बी है, ओनली ए है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये ए इंटरसेक्शन, ये ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। इसका मतलब है ओनली ए, सिर्फ और सिर्फ ए, इसका मतलब है ओनली बी। ये इंटरसेक्शन बी है, कॉमन पोर्शन, वो कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी ए, ये वैसे पूरा ए है, ये कंप्लीट ए है, ये कंप्लीट बी है, ये कॉमन पोर्शन है। अगर आपका ए इंटरसेक्शन बी ए के बराबर है, इसका क्या मतलब है, ए इंटरसेक्शन बी ये वाला पोर्शन है, ये ए ही हो गया, मतलब ये पोर्शन खत्म हो गया। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ए के एलिमेंट बी में है, ए के सारे एलिमेंट बी में, ए इंटरसेक्शन बी ए है, ये इंटरसेक्शन बी कॉमन पोर्शन है, ए इंटरसेक्शन बी ए के बराबर आ गया, मतलब ए यही ए बन गया सारा, दिस इज ए, ये इंटरसेक्शन बी था, यही ए बन गया, तो ये तो खत्म हो गया, मतलब ये सारा ए है। तो व्हाट डज इट मीन, ए इज इन बी, ए इज ए सबसेट ऑफ बी, तो दिस आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम इज ए। नोट करें, तो ए आपका इस क्वेश्चन का आंसर है, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ये देखें, ये क्वेश्चन है 18वां, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पी ए बाई बी ग्रेटर देन इक्वल टू पी ए दिया है, पी ए बाई बी इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू पी ए। तो ये आपका 18वां क्वेश्चन है, आपकी मिसलेनियस का जो ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स हैं उसमें दिस इज क्वेश्चन नंबर 18। तो प्लीज सी दिस प्रॉब्लम, इसको देखें। ये ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऐसा रिपीट हो सकते हैं। इट इज पी ए बाई बी ग्रेटर देन पी ए है, इट इज नॉट इक्वल टू, इट इज ग्रेटर देन पी ए। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इन चारों में से बताना है कौन सा करेक्ट है। तो यू सी द प्रॉब्लम, पी बी बाई ए लेस देन पी बी, पी ए इंटरसेक्शन बी लेस देन पी ए इंटू पी बी, पी बी बाई ए ग्रेटर देन पी बी। तो ये देखिए, एज वी हैव पी ए बाई बी इट इज ग्रेटर देन पी ए। पी ए बाई बी क्या होता है, देखिए आप, इट इज
PA इंटरसेक्शन B by PB इट इज ग्रेटर देन P। आपको पता है प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की नेगेटिव नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती तो पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। PA by B PA से बड़ा है तो PA इंटरसेक्शन B by PB बाय डेफिनेशन इट इज ग्रेटर देन PA। तो PA इंटरसेक्शन B ग्रेटर देन PB से मल्टीप्लाई करते दोनों तरफ कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव नहीं होती। पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। PA by B ग्रेटर देन PA into PB। इसको ऐसे लिख सकते हैं PA इंटरसेक्शन B by यू कैन राइट हियर PA। आप यहां पर PA ले आओ PB की जगह और यहां पर आप PB ले आओ। PA इधर ले आए PB वहीं रखा, PA से डिवाइड कर दिया। तो इसको क्या लिख सकते हैं देखिए आप, व्हाट इट इज PA इंटरसेक्शन B by PA इट इज ग्रेटर देन PB। इसका मतलब है PB by A is greater than PB। So answer is C। C option is correct। तो C आंसर इसका हो गया PB by A greater than PB। तो नोट करें PB by A greater than PB। अगर PA by B PA से बड़ा है, if PA by B is greater than PA तो यहां से आपके पास आ गया PB by A is greater than PB। तो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 मिसलेनियस का सॉल्व हुआ। उसके बाद आप 19th क्वेश्चन देखें, ये दिया है आपको एज वी हैव PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B P। ये कट गया, इसका मतलब है PB PA इंटरसेक्शन B। तो ये आपके पास है, पूछ रहा है कि कौन सी ऑप्शन ट्रू है। PA इंटरसेक्शन B PB के बराबर है तो P एज वी नो A by B में नीचे PB आता है, आपको बताइए। अगर B by A है तो नीचे PB आएगा तो B आएगा। अगर P A by B है तो नीचे PB आएगा और P B by A है तो नीचे P आएगा। तो P A by B as we know P A by B it can be written P A intersection B by PB। P A intersection B by PB अगर नीचे B है तो नीचे B आएगा, नीचे A है तो नीचे A आएगा। अब P A intersection B PB है as PA इंटरसेक्शन B इक्वल टू PB। तो इसका मतलब हो गया PA by B दिस इज इक्वल टू PB by PB। तो ये कट गया, दैट कम्स आउट टू बी 1। तो PA by B 1 ऑप्शन इज B। तो इस क्वेश्चन का B आंसर हुआ। तो नोट करें रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज B। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। आप देखें बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लास्ट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके दिए होते हैं उनको जरूर करें, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो किसी भी चैप्टर है, चाहे वो इंटीग्रेशन है, डिफरेंशिएशन है, चाहे आपका प्रोबेबिलिटी है, चाहे मैक्सिमम मिनिमम है, जो एनसीईआरटी के लास्ट में ऑब्जेक्टिव उनको करें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो एनसीईआरटी जो भी आप कोई चैप्टर पढ़ते हैं, आप आईआईटी के क्वेश्चन करें, हाई फाई बुक करें, कोई आप फॉरेन ऑथर की बुक पढ़ें, लेकिन सबसे पहले जो आपकी एनसीईआरटी की बुक है उसकी लाइन टू लाइन पढ़ें। क्योंकि जो एनसीईआरटी की थ्योरी है बहुत यूनिक है, क्वेश्चन बेसिक उसमें कम है लेकिन क्वेश्चन अच्छे हैं, लेकिन जो थ्योरी है वो बहुत यूनिक है। और एनसीईआरटी का मिसलेनियस कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट। तो आई रिक्वेस्ट यू पीपल कि जो आपको थ्योरी दी हुई है एनसीईआरटी में किसी भी चैप्टर के रिगार्डिंग, चाहे वो प्रोबेबिलिटी है, चाहे वो लीनियर प्रोग्रामिंग है, जैसे लीनियर प्रोग्राम में आपको कराऊंगा प्रोबेबिलिटी के बाद, तो उसमें वैसे तो वो कुछ एक लेक्चर का काम है, आपको पिछले साल भी करा दिया, लेकिन मैं 3 लेक्चर में कवर करूंगा। एक में थ्योरी कराऊंगा आपको ढंग से और 2 लेक्चर में क्वेश्चन करा के आई विल क्लोज दैट। तो ये देखें, ध्यान दें, तो इस ढंग से आपने करना है। तो थ्योरी बहुत जरूरी है, लाइन टू लाइन किसी भी चैप्टर की पढ़ें तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, कंसेप्ट क्लियर होगा। तो ये देखिए आपका इस ऑप्शन ऑफ दिस प्रॉब्लम इज बी। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो ये ऑब्जेक्टिव आपके सारे सॉल्व हुए लास्ट में दिए होते हैं, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो लास्ट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उनको करना बहुत जरूरी है। तो थोड़ा ध्यान दें आप जरा, ये सॉल्यूशन है आपका, इस ढंग से आपने करना है। तो ये देखिए मिसलेनियस का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये कि assuming that chances of a patient having a heart attack, किसी पेशेंट को हार्ट अटैक होने के 40% चांस है। ये नहीं कि हर एक पेशेंट को हार्ट अटैक आएगा ही, वैसा नहीं। assuming that a patient having a chances of patient having a heart attack 40%, मतलब अगर 100 लोग आपके पास हैं तो उसमें से 40 लोग ऐसे हैं जिनको हार्ट अटैक हो सकता है, ये मतलब है इसका। तो हार्ट अटैक होने की प्रोबेबिलिटी आउट ऑफ मतलब इट इज 2/5, ये समझ लें आपके, ये नहीं सबको हार्ट अटैक होगा। इसका लाइन का क्या मतलब, assuming that chances of a patient having a heart attack, किसी पेशेंट को हार्ट अटैक होने के 40% चांस है
और अगर कोई मेडिटेशन और योगा करता है तो हार्ट अटैक को 30% को रिड्यूस कर देता है। और किसी ड्रग का यूज करता है, प्रिस्क्रिप्शन ऑफ सर्टेन ड्रग, तो उसको 25% रिड्यूस कर देता है। एट ए टाइम, किसी भी टाइम पेशेंट चूजेस एनी वन ऑफ टू ऑप्शंस, दोनों में से किसी एक ऑप्शन को पेशेंट चूज करता है, या तो मेडिटेशन एंड योगा करता है या वो प्रिस्क्रिप्शन ऑफ सर्टेन ड्रग लेता है। कोई भी एट ए टाइम कोई भी एक ऑप्शन वो चूज करता है, इक्वल प्रोबेबिलिटी, मतलब दोनों में से कोई एक। ये नहीं है कि वो मेडिटेशन भी करेगा और ड्रग भी लेगा, मतलब अगर वो ड्रग लेगा तो मेडिटेशन नहीं करेगा और मेडिटेशन करेगा तो ड्रग तो दवा नहीं लेगा। दोनों में से किसी एक को चूज करता है, दोनों की प्रोबेबिलिटी इक्वल है, विद इक्वल प्रोबेबिलिटी। दोनों में से किसी एक को चूज करता है, क्या मतलब है? वन ऑफ द टू इवेंट्स विल हैपन, एक करेगा तो दूसरा नहीं करेगा, दूसरा करेगा तो पहला नहीं करेगा, और दोनों में से कोई ना कोई करेगा। मींस उनकी प्रोबेबिलिटीज का सम 1 होगा, और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, और इक्वल प्रोबेबिलिटीज है तो दोनों की प्रोबेबिलिटी हाफ होगी। अब वो कह रहा है कि आफ्टर गोइंग थ्रू वन ऑफ टू ऑप्शंस, दोनों में से किसी एक ऑप्शन लेने के बाद पेशेंट को रैंडमली कोई पेशेंट सिलेक्ट किया और उसको हार्ट अटैक आता है। दोनों में से कोई ऑप्शन लेने के बाद पेशेंट को हार्ट अटैक आता है, तो प्रोबेबिलिटी निकालनी कि पेशेंट ने मेडिटेशन और योगा लिया। तो इसमें देखें इवेंट क्या मानेंगे आप, यू हैव टू डिस्क्राइब द इवेंट। लेट ई बी द इवेंट दैट पेशेंट सफर्स हार्ट अटैक, पेशेंट को हार्ट अटैक आता है। ई मानना कि पेशेंट को हार्ट अटैक आता है, 40% चांस है कि पेशेंट को हार्ट अटैक आए। अगर वो मेडिटेशन और योगा करता है तो हार्ट अटैक 30% जो है वो आना रिड्यूस हो जाता है। तो 30% का मतलब है 40% चांस है आने के, तो 40% का 30% रिड्यूस हो जाएगा। तो इवन मान लें, लेट इवन बी द इवेंट दैट he follows meditation and yoga, कि वो मेडिटेशन और योगा को फॉलो करता है। E2 be the event and E2 be the event that he takes drug, वो दवाई लेता है। E2 है कि वो दवाई लेता है। E1 मानना कि वो मेडिटेशन और योगा करता है, E2 है कि वो दवाई लेता है। तो दोनों में से कोई ना कोई करेगा ही करेगा, या तो दोनों में से एक ऑप्शन लेगा, या तो ये करेगा या वो करेगा। तो ऑल्सो E1 इंटरसेक्शन E2 5, कोई कॉमन नहीं है। अगर एक करेगा तो दूसरा नहीं करेगा, दूसरा करेगा तो पहला नहीं करेगा, दिखती बात है। एंड गिवन, और साथ में गिवन है कि इक्वल प्रोबेबिलिटीज, ये आपको गिवन है, उसमें बोला हुआ है P(E1) इक्वल टू P(E2). इट इज गिवन कि दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम। मेडिटेशन, योगा और आपका ड्रग लेता, दवाई लेता है, दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम। ऑल्सो P ऑफ E1 यूनियन E2 1, सैंपल स्पेस, या ये लेगा या वो लेगा। तो अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव हो इवेंट तो उनकी प्रोबेबिलिटीज का सम 1 होता है। मैंने आपको कई बार बात बताई है। अभी जो आपका 22nd लेक्चर था उसमें काफी डिटेल में चीजें बताई। अगर दोनों में से एक इवेंट हो कम से कम, और मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव, तो दोनों की प्रोबेबिलिटीज का सम 1 होगा। P(E1) यूनियन E2 1, इसका मतलब है P(E1) प्लस P(E2) 1। और आपको ये दिया हुआ है, एंड ऑल्सो गिवन P(E1) P(E2), इसका मतलब है P(E1) P(E2), दोनों की प्रोबेबिलिटी हाफ होगी। समझने की कोशिश करें, दोनों की प्रोबेबिलिटी हाफ होगी P(E1) P(E2), क्योंकि दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव है। मतलब अगर ड्रग लेगा तो मेडिटेशन और योगा नहीं करेगा, मेडिटेशन और योगा करेगा तो ड्रग नहीं लेगा, और दोनों में से कोई ना कोई लेगा तो यूनियन इज सैंपल स्पेस दैट इज 1, तो P(E1) प्लस P(E2) 1। अब P(E)/E1, P(E)/E1 का क्या मतलब है? E है कि हार्ट अटैक हुआ, हार्ट अटैक हुआ लेकिन उसने मेडिटेशन और योगा किया। E हुआ कि हार्ट अटैक हुआ, और E1 है कि उसने दोनों मेडिटेशन और योगा किया। तो 40% चांस है हार्ट अटैक होने के, और मेडिटेशन और योगा उसको 30% रिड्यूस कर देता है। क्या मतलब है? 40% चांस, मतलब 100 में से 40 लोगों को हार्ट अटैक, सबको नहीं होगा, 60% है जिसको होगा ही नहीं, तो 100 में से 40 लोगों को हार्ट अटैक होगा। लेकिन मेडिटेशन और योगा अगर वो करते हैं तो 30% तो रिड्यूस हो जाएगा। तो E/E1 का मतलब है हार्ट अटैक हुआ
लेकिन उसने मेडिटेशन और योगा किया, तो 40% चांस थे तो 30% रिड्यूस हो गया। तो मतलब दिस 40% चांस हार्ट अटैक होने के थे, जब मेडिटेशन और योगा किया तो 30% रिड्यूस हो गया। 40 का 30% कर दें, वो रिड्यूस हो गया। इसमें से 40/100 कॉमन, 1 माइनस दिस, तो इट कम्स आउट टू बी 40 into 70/100 into 100। दिस इज नंबर 1। उसके बाद आपका P of E/E2, मतलब वो ड्रग लेता है तो 25% चांस है कि हार्ट अटैक रिड्यूस हो जाएगा, तो 40% चांस तो हार्ट अटैक होने के हैं। अगर वो कोई दवाई लेता है तो 25% उससे हार्ट अटैक रिड्यूस होगा। तो ई इवेंट है कि हार्ट अटैक हुआ, ई इज द इवेंट कि उसको हार्ट अटैक आया, पर E2 है कि उसने दवाई ली तो 25% हार्ट अटैक रिड्यूस हो जाएगा। तो कहने का मतलब है 40% तो चांस थे हार्ट अटैक आने के, जब उसने दवाई ली तो 25% रिड्यूस हो गया, माइनस 40/100 गुणा 25/100, तो ये बन गया 40/100। दिस इज देयर, ये ध्यान रखें। इवन बाई ई क्या मतलब है, हार्ट अटैक हुआ बट ही फॉलोड मेडिटेशन एंड, मतलब हार्ट अटैक हुआ लेकिन उसने मेडिटेशन और योगा किया, तो मेडिटेशन और योगा पर कंडीशन लगी हार्ट अटैक की, तो इवन बाई बेस थ्योरम। तो ये आपके पास आया। अब आप देखें इसमें ये 40 भी कट गया, अगर आप ध्यान दें थोड़ा सा इसमें कंसंट्रेट करें तो 40 दोनों में, तो 40/100 कट गया। तो अगर आप इसमें ध्यान दें 70/100 आ गया, तो 40/100 आपका कॉमन है ऊपर नीचे, वो कट गया, तो यहाँ पर ये आपका आंसर है 14/29। तो ही फॉलोड मेडिटेशन एंड योगा, तो बट गिवन ही सफर्स हार्ट अटैक। तो आप नोट कर लें, तो जो चीज बाद में हुई उसका पता है, तो E1 by E, तो अल्टीमेटली 14/29 इज द आंसर। तो आप देखिए सॉल्यूशन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन प्रॉब्लम। तो ये देखें, ये क्वेश्चन आपको दिया था मैंने 3-4 लेक्चर पहले दिया था ये क्वेश्चन, तो अभी मैं आपको करा रहा हूँ उसके क्वेश्चन को। देखिए मैंने कराया था उस टाइम, आप दोबारा करके ना, तो मल्टीपल आंसर है ये। प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट पासेस इन मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री को पास करता है, उसकी मैथमेटिक्स की n है प्रोबेबिलिटी, फिजिक्स की n है, और केमिस्ट्री की m, n एंड वी चेक व्हाट इज मैथमेटिक्स, फिजिक्स, पासेस इन मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री की n, p एंड c है। मैथमेटिक्स की n, फिजिक्स की p, केमिस्ट्री की c। ऑफ these subjects स्टूडेंट हैज ए चांस ऑफ पासिंग 75% इन एटलीस्ट वन, कम से कम एक, कम से कम का मतलब है यूनियन, मैथमेटिक्स यूनियन फिजिक्स यूनियन केमिस्ट्री। 50% चांस इन एटलीस्ट 2, कम से कम दो, मिनिमम 2 तो है, ये 3 भी हो सकते हैं, ठीक है। 40% इन एग्जैक्टली 2, 40% एग्जैक्टली 2 में, तो इनमें से कौन से मतलब ऑप्शन ट्रू है। तो आप ध्यान दें थोड़ा सा, इसमें ई इवेंट मान लेते हैं, लेट ई बी इवेंट दैट ही पासिस मैथमेटिक्स, तो P ऑफ E मैथमेटिक्स की M है। एफ बी इवेंट दैट he passes physics, P of F, and G be event that he passes chemistry, कि केमिस्ट्री को पास कर रहा है, P of G C। तो ये 3 चीजें आपको दी हुई। मैथमेटिक्स की प्रोबेबिलिटी M है, फिजिक्स की P है, केमिस्ट्री की C है। तो अब वो कह रहा है कि 75% चांस इट पासिंग एटलीस्ट 1, तो गिवन एटलीस्ट का मतलब है मैथमेटिक्स, फिजिक्स, E यूनियन F यूनियन G, एटलीस्ट कम से कम एक, मैथमेटिक्स हो सकता है, फिजिक्स हो सकता है, केमिस्ट्री हो सकता है, तीनों भी हो सकते हैं, कम से कम एक, कोई 2 भी हो सकते हैं। मिनिमम, कम से कम का मतलब यूनियन, एटलीस्ट 1, E यूनियन F यूनियन G, एटलीस्ट का 75%, तो 3/4।
उसके बाद अब E यूनियन F यूनियन G का फॉर्मूला आपको पता है, यू नो द फॉर्मूला दैट वी विल अप्लाई हियर। देखें आप, तो PE प्लस PF प्लस PG E इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन G E इंटरसेक्शन G प्लस E इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन G 3/4 ये दिया है। मैथमेटिक्स के पास करने की m है, इसका मतलब है m, फिजिक्स के पास करने की p है, केमिस्ट्री के पास करने की c है। और मैथमेटिक्स में पास हो रहा है, फिजिक्स में पास हो रहा है, ये इंडिपेंडेंट है। मैथ को पास कर रहा है उसका केमिस्ट्री से मानना पड़ेगा। आप देखिए, मैथमेटिक्स में पास हो रहा है उसका केमिस्ट्री से कोई लिंक नहीं है, फिजिक्स में पास हो रहा है उसका मैथ से कोई लिंक नहीं है, केमिस्ट्री में पास हो रहा है उसका फिजिक्स से कोई लिंक नहीं है। मतलब दो किसी एक सब्जेक्ट में पास हो रहा है तो उसका दूसरे से कोई लिंक नहीं है, मतलब दे आर इंडिपेंडेंट। पासिंग इन वन सब्जेक्ट डज नॉट अफेक्ट पासिंग इन अदर, तो दे आर इंडिपेंडेंट। और इंडिपेंडेंट आपको पता है इंटरसेक्शन इज कन्वर्टेड इनटू मल्टीप्लिकेशन। माइनस PE PF माइनस PF PG माइनस PE PG और PE इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन G, PF PG 3/4। इसका मतलब m प्लस p प्लस c माइनस PE, मैथमेटिक्स में m है, f माना है आपने फिजिक्स का, p उसके बाद f फिजिक्स का माना है, g केमिस्ट्री का, e मैथमेटिक्स का, g केमिस्ट्री का, प्लस MPC 3/4। तो दिस इक्वेशन वी आर गेटिंग हियर। एक इक्वेशन यहां से आई इससे, तो m प्लस p प्लस c माइनस MP, तो ये देखिए आप, प्लस PC प्लस MC प्लस MPC 3/4, यू असाइन इट नंबर 1, ये नंबर 1 हो गया। और 50% चांस है एटलीस्ट 2, कम से कम 2, 3 भी हो सकते हैं। तो उसके लिए इक्वेशन देखें क्या पढ़ेंगे, कम से कम 2, कम से कम 2 का मतलब E मतलब मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री, E इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन C कॉम्प्लीमेंट, और E इंटरसेक्शन G इंटरसेक्शन F कॉम्प्लीमेंट, और E कॉम्प्लीमेंट इंटर या ऐसे लिख लें आप F इंटरसेक्शन G इंटरसेक्शन E कॉम्प्लीमेंट, या तीनों, कम से कम 2, 3 भी हो सकते हैं, E इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन G। तो ये 50% है, दैट इज हाफ, इट इज गिविंग 50%। तो एक इक्वेशन यहां से बनेगी, देखिए, सिंस दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ये होगा तो ये नहीं होगा, मतलब और है इसमें, मैथ और फिजिक्स में होगा, केमिस्ट्री में नहीं होगा। PFG, दिस इज G, तो इसमें वही है कि मैथ और केमिस्ट्री में हो गया, फिजिक्स में नहीं, और ये हो सकता है, ये हो सकता है, एटलीस्ट 2, कम से कम 2, 3 भी हो सकते हैं। तो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है, तो PE इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन G कॉम्प्लीमेंट, PE इंटरसेक्शन G इंटरसेक्शन F कॉम्प्लीमेंट, PF इंटरसेक्शन G इंटरसेक्शन E कॉम्प्लीमेंट, PE इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन G, इट इज हाफ। तो अगर ये इंडिपेंडेंट है तो ये मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, PE PF PG कॉम्प्लीमेंट, PE PG PF कॉम्प्लीमेंट, PF PG E कॉम्प्लीमेंट, PE PF PG, ये तो PE M है, P है, G कॉम्प्लीमेंट केमिस्ट्री में नहीं, 1 माइनस C, E M C 1 माइनस P, F का मतलब P C 1 माइनस N, मैथ में नहीं, प्लस तीनों में MPC 1/2। तो ये देखिए, एक इक्वेशन आपकी यहाँ से आएगी, तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज करें, यू रीअरेंज दिस, ये थोड़ा सा मैंने आपको समझाने के लिए लेंथी है, अदरवाइज तो ये कोई ज़्यादा इसमें लिखने की जरूरत नहीं है। MP माइनस MC MPC, उसके बाद प्लस MC माइनस MPC प्लस
PC माइनस MPC प्लस MPC, एक MC माइनस MPC प्लस PC माइनस MPC, तो इज इक्वल टू हाफ। तो यहां से देखें MP प्लस PC प्लस MC माइनस, इसमें देखिए आपका प्लस है तो एक कट जाएगा तो माइनस MPC, एक प्लस से ये कट गया, दिस इज इक्वल टू हाफ। तो ये आपका नंबर 2 हो गया। तो ये देखें दिस इज नंबर 2। एक ही क्वेश्चन ये आ गई, एक पहले आई थी, एक उसने और दी है कि एग्जैक्टली 2। एग्जैक्टली 2 का मतलब है E इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन G कॉम्प्लीमेंट, और F इंटरसेक्शन G इंटरसेक्शन E कॉम्प्लीमेंट, और E इंटरसेक्शन G इंटरसेक्शन F कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एग्जैक्टली 2 में 40% है, दैट इज 2/5। तो इसको भी आप लिख लें, थोड़ा सा म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है। E इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन G कॉम्प्लीमेंट, F इंटरसेक्शन G इंटरसेक्शन E कॉम्प्लीमेंट, E इंटरसेक्शन G इंटरसेक्शन F कॉम्प्लीमेंट 2/5। तो इसको थोड़ा सा आप रीअरेंज करें, इसका मतलब है PE PF PG कॉम्प्लीमेंट, PF PG E कॉम्प्लीमेंट, PE PF PE PG PF कॉम्प्लीमेंट 2/5। MP 1 माइनस C, यहां पर PC 1 माइनस M, यहां पर MC 1 माइनस P 2/5। तो ये बन गया MP प्लस PC प्लस MC माइनस 3PMC 2/5। तो ये देखें ये आपका नंबर 3 आ गया, और नंबर 2 आपके पास ऑलरेडी है, 3 आ गया। एक आपके पास फर्स्ट इक्वेशन थी, वो मैं लिख देता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन वाज आल्सो देयर थी, वो मिटा दी मैंने। तो ये 4 इक्वेशन है, ध्यान से इजीली आपके पास जो ऑप्शन 2 है वो बन जाएगा। तो इसमें ध्यान दें, थोड़ा सा कंसंट्रेट करें, आप सेकंड और थर्ड पे फोकस करें, उससे आपका MPC की वैल्यू आएगी। घटा दें इनको आप, ये देखिए आप 3 माइनस 2, तो MP प्लस PC प्लस MC कट गया, लेफ्ट हैंड से लेफ्ट हैंड साइड, माइनस 3 MPC प्लस MPC, एक ही MPC कट गया है, तो माइनस MPC माइनस MPC माइनस 2 MPC। तो एक ऑप्शन ये आ गया। इस MPC को आप किसी में भी डाल दें, इससे MP प्लस P की वैल्यू आ जाएगी। इसमें आप यू पुट दिस वैल्यू, तो इसमें ध्यान दें थोड़ा सा, इस वैल्यू को आप अगर आप सब्स्टिट्यूट करना चाहें तो आप 3 में कर दें, चाहे 2 में कर दें। 2 में करें तो यहाँ से देखें PM तो बन गया MP प्लस PC प्लस यूजिंग दिस इन 2, तो 2 में अगर डालें तो MP प्लस PC प्लस MC, तो MPC आपका 1/10 है, तो ये माइनस 1/5 इज इक्वल टू 1/2। तो MP प्लस PC प्लस MC 7/10 आ गया। तो अब ये सारी वैल्यूज, ये MP प्लस PC प्लस MC और PMC, ये वैल्यूज आप फोर्थ में डाल दें, तो इससे आपके पास M प्लस P प्लस C आ जाएगा। तो यूजिंग दीज वैल्यूज इन 4, अब देखें यूजिंग दीज इन 4, इन सबको 4 में डालें। तो अगर आप 4 में डालेंगे तो देखें M प्लस P प्लस C और MP प्लस PC प्लस MC 7/10 से माइनस 7/10, MPC 1/10, इट इज इक्वल टू 3/4। तो यहाँ पे M प्लस P प्लस C 3/4 प्लस 6/10, ये आ गया 20। तो यहां से ध्यान दें 15 जमा 12 27/20, ये आ गया 27/20। तो इसमें 2 आंसर आएंगे, एक आएगा M प्लस P प्लस C 27/20 जो ऑप्शंस हैं, और एक MPC 1/10। So these 2 are the answers of this problem। ये 2 इस क्वेश्चन के आंसर हैं। You please concentrate and these और ये जो आंसर हैं, ये एक आपका A ऑप्शन होगा और एक C होगा। तो A and C are the 2 options of this problem। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ। देखिए आप, वेरी गुड प्रॉब्लम, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस पे आप ध्यान दें थोड़ा सा।
तो इसमें मतलब कंसेप्ट समझिए तो समझाने के लिए मैंने EFG माने, अदरवाइज तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं क्योंकि प्रोबेबिलिटी दी है उसने एटलीस्ट की, तो पूरा लेंथी करने की जरूरत है। मैंने आपको एक एक स्टेप इसमें कराया, तो नीड नॉट टू सॉल्व होल प्रॉब्लम, आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली आप कर सकते हैं इसको, तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आप डायरेक्टली प्रोसीड करना चाहें तो डायरेक्टली यू कैन प्रोसीड, ऐसे हो सकता है कि डायरेक्टली ये है आपका। तो ये देखें बर्नौलीज ट्रायल एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज योर लास्ट टॉपिक, और ये बहुत ही सिंपल है, आप देखें इसमें कुछ भी नहीं है। इसका कई बार कंपटीशन में क्वेश्चन आता है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहले बर्नौलीज ट्रायल क्या है, आपकी बुक में जो एग्जांपल दिया उसी से आपको समझा रहा हूं। देखें ईच टाइम व्हेन वी टॉस ए कॉइन, व्हेन वी टॉस ए कॉइन, थ्रो ए डाई और परफॉर्म एनी अदर एक्सपेरिमेंट, or perform any other experiment, each time we toss a coin, we throw a die or perform any other experiment, it is called as trial. उसको ट्रायल कहते हैं, it is called as trial. Each time when we toss a coin, we throw a die or perform any other experiment, कोई भी एक्सपेरिमेंट अगर हम परफॉर्म करते हैं तो उसको ट्रायल कहा जाता है, it is called as trial. और अब आप नोट करें, फॉर एग्जांपल इफ, क्योंकि जो थ्योरी आप बुक से, मैंने आपको पहले भी बोला कि किताब की लाइन टू लाइन पढ़े, अगर लाइन टू लाइन पढ़ेंगे तो चीजें उससे क्लियर होंगी। अब बुक से बता रहा हूं आपको, टोटली थ्योरी ढंग से आप समझें। इफ वी थ्रो ए कॉइन 4 टाइम्स, 4 बार हम कॉइन फेंकते हैं, देन वी हैव 4 ट्रायल्स, 4 ट्रायल है हमारे पास, 4 ट्रायल किए, कॉइन को 4 बार फेंका। अब जब आप कॉइन फेंकेंगे तो हर एक बार हेड टेल की प्रोबेबिलिटी हाफ है। ये नहीं है कि पहले ट्रायल फेंका, पहली बार कॉइन फेंका, पहले ट्रायल किया तो दूसरे से उसको कोई इफेक्ट नहीं, इंडिपेंडेंट है। तो वी हैव 4 ट्रायल्स एंड इन ईच ट्रायल प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड फेलियर, हर एक ट्रायल में सक्सेस एंड फेलियर इज सेम, मतलब जो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है वही फेलियर, हर एक ट्रायल इंडिपेंडेंट है, हर एक ट्रायल, मतलब दैट इज आउटकम ऑफ एनी ट्रायल, आउटकम ऑफ एनी ट्रायल is independent of outcome of another trial. पहले ट्रायल का जो आउटकम है दूसरे ट्रायल के आउटकम का इंडिपेंडेंट है। पहले ट्रायल पे क्या हुआ उसका दूसरे पे कोई फर्क नहीं। अब आप समझे, कॉइन को आपने 2 बार फेंका, हर एक बार हेड टेल की प्रोबेबिलिटी इन ईच ट्रायल, दैट इज इन ईच ट्रायल प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड एंड टेल इज सेम। हर एक ट्रायल में हेड टेल की प्रोबेबिलिटी सेम, जो हेड की प्रोबेबिलिटी है वही टेल की, हर एक ट्रायल। आउटकम ऑफ एनी ट्रायल, किसी भी ट्रायल का आउटकम जो है दूसरे ट्रायल के आउटकम का इंडिपेंडेंट। और दूसरी बात ये, हेड और टेल की प्रोबेबिलिटी, मतलब हर एक ट्रायल में सक्सेस और फेलियर की प्रोबेबिलिटी सेम है, ये नहीं है कि अलग अलग है। और तो ऐसे ट्रायल को बर्नौली ट्रायल कहते हैं। सच ट्रायल्स आर कॉल्ड एज बर्नौली ट्रायल्स। सच ट्रायल्स आर कॉल्ड एज, इनको हम बर्नौलीज ट्रायल कहते हैं। दे आर कॉल्ड एज बर्नौलीज ट्रायल। ट्राई टू अंडरस्टैंड द थ्योरी, और इसे नेक्स्ट क्लास में थ्योरी अभी पूरी कर दूंगा, नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चन हो जाएंगे, एक दो क्वेश्चन अभी भी करा देंगे। तो ऐसे ट्रायल्स को बर्नौलीज ट्रायल कहा जाता है। ये देखिए, सच ट्रायल्स आर बर्नौली ट्रायल। अब आप देखें, जैसे फॉर एग्जांपल इफ वी थ्रो ए डाई 3 times, suppose getting a 6 is success, 6 आना सक्सेस है, then probability of 6 in first trial 1/6, probability of not getting 6 in first trial 1 minus 1/6 5/6। 6 नहीं आने की 5 होता है। पहली बार डाई फेंकी, 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1 होता है।
दूसरी बार डाई फेंकी, 6 नहीं आने की, 5 बचे। तो आप समझने की कोशिश करें, इन ईच ट्रायल probability of success and failure is same, सक्सेस और फेलियर की सेम। और दूसरी बात, आउटकम ऑफ ईच ट्रायल इज इंडिपेंडेंट ऑफ आउटकम ऑफ अनदर ट्रायल। हर एक ट्रायल का आउटकम दूसरे ट्रायल के आउटकम का इंडिपेंडेंट, कोई फर्क नहीं है। पहले ट्रायल का, हर एक ट्रायल का आउटकम इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ आउटकम ऑफ एनी अदर ट्रायल। तो इसका क्या मतलब हुआ? सच ट्रायल्स आर बर्नौली ट्रायल। सो सच ट्रायल्स आर बर्नौलीज ट्रायल। ये ऐसे ट्रायल्स को बर्नौलीज ट्रायल कहते हैं। तो दैट इज, इसका मतलब कंडीशंस फॉर बर्नौली ट्रायल, कंडीशंस फॉर बर्नौलीज ट्रायल। तो बर्नौलीज ट्रायल के लिए कंडीशन, पहली कंडीशन है देयर शुड बी फाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायल्स, देयर शुड बी फाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायल्स। दूसरी बात, आउटकम ऑफ ईच ट्रायल इज इंडिपेंडेंट ऑफ आउटकम ऑफ एनी अदर ट्रायल। हर एक ट्रायल का आउटकम दूसरे ट्रायल के आउटकम का इंडिपेंडेंट है। और तीसरा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड फेलियर, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड फेलियर इन ईच ट्रायल इज सेम। सक्सेस इन ईच ट्रायल देयर आर ओनली 2 पॉसिबल आउटकम्स, सिर्फ 2 ही आउटकम्स होंगे। तो ये बर्नौलीज ट्रायल की कंडीशन है, फाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायल, आउटकम ऑफ ईच ट्रायल इज इंडिपेंडेंट ऑफ आउटकम ऑफ एनी अदर ट्रायल, सक्सेस और फेलियर की प्रोबेबिलिटी हर एक ट्रायल में सेम है, और हर एक ट्रायल के सिर्फ 2 पॉसिबल आउटकम है, सक्सेस और फेलियर। अब आप देखिए, फॉर एग्जांपल, इफ वी हैव ए बैग कंटेनिंग, अगर हमारे पास एक बैग है containing 4 red and 5 black balls. If getting a red ball is success, अगर red ball success है, if getting a red ball is success, red ball आना success है, in so 3 trials we draw a ball, पहला with replacement, दूसरा without replacement, रिप्लेसमेंट से ड्रॉ की, दूसरे में विदाउट रिप्लेसमेंट से ड्रॉ की। 4 रेड हैं, 5 ब्लैक बॉल्स, 4 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स। और आपके पास टोटल ट्रायल्स, जो टोटल ट्रायल्स किए वो 3 है, तो 3 विद रिप्लेसमेंट। तो आप देखें, इन फर्स्ट ट्रायल रिप्लेसमेंट का मतलब है कि बॉल निकाली, देखा, दोबारा बैग में डाल। इन फर्स्ट ट्रायल गेटिंग ए रेड बॉल, गेटिंग ए रेड बॉल 4/9, नॉट गेटिंग 5/9। तो ये देखें, गेटिंग ए रेड। अब इन सेकंड ट्रायल रेड बॉल अगेन 4/9, ब्लैक बॉल 5/9। सिमिलरली इन थर्ड, क्योंकि किसी भी ट्रायल को परफॉर्म करने से पहले टोटल बॉलें सेम है, तो दे इट इज ए बर्नौली ट्रायल। सो विद रिप्लेसमेंट व्हेन वी ड्रॉ बॉल्स, these are Bernoulli's trial। तो वो बर्नौली ट्रायल विद रिप्लेसमेंट, जब हम बॉल्स निकाल रहे हैं तो वो बर्नौली ट्रायल, दे आर बर्नौलीज। नाउ इफ विदाउट रिप्लेसमेंट,
अगर विदाउट रिप्लेसमेंट है तो देखें, इन फर्स्ट ट्रायल प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, आपके पास 4/9 है। इन सेकंड पी रेड पर कंडीशन लग जाएगा, क्योंकि बॉल आपने रिप्लेस नहीं की, उसको अपने पास रखा, तो रेड बॉल कम हो गई, 3 बच गई, 3/8। तो कहने का मतलब रेड बॉल पर कंडीशन, जो दूसरी बार आपने रेड निकाली उस पर कंडीशन लग गई कि पहले बॉल आपकी रेड आई, जो मतलब PR/R का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड बॉल इन सेकंड ड्रॉ, बट कंडीशन लग गई कि पहली बार जो बॉल है वो रेड है, तो वो 3/8 है। तो कहने का मतलब हर एक, अब तीसरे में क्या होगा, PR/R, जब आप तीसरे में निकालेंगे तो वो 2/7 हो जाएगी, क्योंकि एक रेड बॉल और कम हो जाएगी। तो कहने का क्या मतलब है, इफ वी ड्रॉ बॉल्स विदाउट रिप्लेसमेंट, अगर विदाउट रिप्लेसमेंट कर रहे हैं तो नोट करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड फेलियर इज नॉट सेम इन ईच ट्रायल। हर एक ट्रायल में सक्सेस और फेलियर की प्रोबेबिलिटी सेम नहीं है। इन ईच ट्रायल प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड फेलियर इज नॉट सेम। हर एक ट्रायल में सक्सेस और फेलियर की प्रोबेबिलिटी सेम नहीं है, ये नोट करें। सो दैट इज इन केस ऑफ ड्रॉइंग बॉल्स विदाउट रिप्लेसमेंट is not an example of Bernoulli's trial. तो वो बर्नौली ट्रायल का एग्जांपल नहीं है। विदाउट रिप्लेसमेंट अगर कर रहे हैं तो इट इज नॉट ए बर्नौली ट्रायल। तो ये समझने की कोशिश करें, तो बर्नौली ट्रायल की कंडीशन को वो सेटिस्फाई नहीं करेगा अगर विदाउट रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। हाँ, अगर विद रिप्लेसमेंट कर रही है इट इज बर्नौली ट्रायल। अब मेन बात आती है, जैसे मान लो सपोज we throw a coin 6 times and if getting a head is success और getting a head आपका सक्सेस है, then total outcomes of getting one head, एक हेड आने के टोटल आउटकम्स। तो ये देखें आप, गेटिंग वन हेड, तो ये देखें सक्सेस यहां भी हो सकती है, सेकंड में भी हो सकती है, थर्ड में भी हो सकती है, फोर्थ में भी, फिफ्थ में भी, सिक्स्थ में भी। तो टोटल आउटकम्स ऑफ गेटिंग वन हेड ये 6 है। टोटल आउटकम्स ऑफ गेटिंग वन हेड दैट इज 6, ये आपके सामने है। सिमिलरली if we want 2 successes, अगर 2 सक्सेसेस, देन टोटल कॉम्बिनेशन, तो 2 सक्सेसेस के टोटल कॉम्बिनेशन बनेंगे 6C2। 2 सक्सेसेस 6C2, 6 में से कोई भी 2, क्योंकि 6 बार आपने कॉइन फेंका, 2 बार हेड आया, तो 6 में से किसी भी 2 पोजीशन पे आ सकता है। सिलेक्शन के लिए कॉम्बिनेशन लगता है, तो 6C2। 6C2 आपको पता है 6 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू राइट ऑल दिस, इट इज वेरी लेंथी, डिफिकल्ट टू राइट ऑल दीज, इनकी प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करना और इनको लिखना, मतलब लिख तो सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं लिख सकते, लेकिन इट इज ए वेरी लेंथी प्रोसेस, बहुत लेंथी प्रोसेस है। अगर मान लो n बार कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो और भी लेंथी है, क्योंकि n टाइम्स अगर हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो लिस्ट ऑल पॉसिबल आउटकम्स इज वेरी लेंथी। सारे आउटकम्स को लिखना और उनकी फिर प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना, इट इज वेरी लेंथी अगर हम n टाइम्स कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो इसलिए hence we need some formula that we can calculate probability of successes in Bernoulli's trial easily। तो एक फॉर्मूला डेवलप कर रहे हैं हम अभी, उससे आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। 2 मिनट की बात है। तो देखें, सपोज वी परफॉर्म 3 ट्रायल्स, मान लो हम 3 ट्रायल परफॉर्म करते हैं, तो वी परफॉर्म 3 ट्रायल्स, 3 ट्रायल हम परफॉर्म करते हैं, तो देन टोटल पॉसिबल आउटकम्स, 3 ट्रायल हमने परफॉर्म किए फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए। ये देखें, सक्सेस, फेलियर, फेलियर, ये देखें आप। फिर उसके बाद एक सक्सेस आई, तो उसके बाद आपका ये आ सकता है सक्सेस,
2 सक्सेस आई, 1 फेलियर, तीनों सक्सेस आ गई, तीनों फेलियर आ गए। अब इनमें फिर आपके अरेंजमेंट बनेंगे। ये तो ठीक है, तीनों बार सक्सेस है, तीनों बार फेलियर है, इनके फिर बनेंगे आगे। कैसे बनेंगे? ये सक्सेस है, ये फेलियर है, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है। ये सक्सेस हो गया, आप ध्यान दें, इसको आप यहां फेलियर आएगा, कोई दिक्कत नहीं, तो वही सेम रहेगा। ये कर सकते हैं, यहां फेलियर आ गया, यहां सक्सेस आ गया, यहां फेलियर आ गया। और क्या हो सकता है? दोनों फेलियर, ये सक्सेस। इसके 3 बनेंगे। वैसे इसके बनेंगे, आप देखिए, ये है सक्सेस सक्सेस फेलियर है। मान लो पहले सक्सेस हो गया, फिर फेलियर, फिर सक्सेस, फिर आपके पास क्या हो गया? पहले फेलियर हो गया, फिर सक्सेस सक्सेस हो गया। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 आउटकम्स आपके टोटल बन रहे हैं। आप अगर ध्यान दें थोड़ा सा इस ढंग से देखें, सो 8 आउटकम्स हैं। तो कैसे? इसमें देखिए 3 हमने बर्नौली ट्रायल किए, तो ये भी हो सकता है कि एक सक्सेस हो। तो एक सक्सेस के कितने हैं? 1, एक सक्सेस 1 2 3, 2 सक्सेसेस के 1 2 3, तीनों सक्सेसेस है, तीनों फेल। सपोज प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मान लो P है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर ये मान लो Q, दैट इज 1 माइनस P। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 सक्सेस, एक सक्सेस हुई, इसकी प्रोबेबिलिटी देखिए आप, ये तो एक सक्सेस वही आपकी इसकी होगी, एक सक्सेस मतलब F S F, वही आपका P F F S होगी सेम, क्योंकि एक सक्सेस 2 फेलियर हुए। लेकिन ये 3 तरीके से हो सकता है, एक सक्सेस एक सक्सेस, एक सक्सेस एक सक्सेस, 2 फेलियर होगी सेम। तो इसका मतलब है एक सक्सेस, देखिए तीनों का सेम है। इसका कितना है? ये आ गया आपका P Q इंडिपेंडेंट है। बर्नौली ट्रायल भी मैंने बोला कि अगर आप बर्नौली ट्रायल कर रहे हैं तो तीनों ट्रायल इंडिपेंडेंट, ये बन गए। इसका अगर आप देखें P Q Q, इसका भी प्रोबेबिलिटी P Q Q, तो इसका जो बन गया ये बन गया Q स्क्वायर P, ये भी Q स्क्वायर P, ये भी Q स्क्वायर P। तो ध्यान दें, एक सक्सेस 2 फेलियर, बर्नौली ट्रायल इंडिपेंडेंट है, तो ध्यान दें ये Q स्क्वायर P Q स्क्वायर P Q स्क्वायर, हर एक, क्योंकि सक्सेस एक हुई, 3 ट्रायल किए, तो एक सक्सेस 3 तरीके से हो सकती है। हर एक में प्रोबेबिलिटी Q स्क्वायर P है, देखिए आप, इसमें भी Q स्क्वायर P, इसमें भी Q स्क्वायर P, इसमें भी Q स्क्वायर P, सक्सेस एक ही है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 सक्सेस कितनी बनेगी? एक सक्सेस 3 तरीके से, 3 में 3 बार ट्रायल किया, तो 3 में से एक सक्सेस 3 तरीके से हो सकती है। आपके सामने देखो आप, ये 3 तरीके से हो सकती है, यहां भी, यहां भी, यहां भी। तो मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 सक्सेस बन गया Q स्क्वायर P into 3, हर एक बार Q स्क्वायर P है, 3Q स्क्वायर P। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेसेस, 2 सक्सेसेस, सक्सेस 2 हुई, तो 2 सक्सेसेस का मतलब है SSF, और आपका आएगा SFS, और आपका आएगा FSS। तो इसमें भी 2 सक्सेसेस हैं, तो अगेन यू विल गेट हियर Q स्क्वायर P into 3, दैट इज 3Q स्क्वायर P। 2 सक्सेसेस होगी, 2 सक्सेसेस की सेम होगी। जब 2 सक्सेसेस होंगी, मानो 2 पहली बार हो गई, तीसरी बार फेलियर हुआ, या ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, सब में Q P स्क्वायर Q आएगा, लेकिन 3 में से कुछ भी हो सकता है, तो 3Q स्क्वायर P, तो इट इज 3Q स्क्वायर 3P स्क्वायर Q। प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 सक्सेसेस, तीनों बार सक्सेस, एक ही तरीका है, सक्सेस 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 PQ, तीनों बार फेलियर, नो सक्सेस QQ। तो ये देखें, 0 सक्सेस की जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज QQ, 1 सक्सेस की जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज 3Q स्क्वायर P, 2 सक्सेसेस की जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज 3P स्क्वायर Q, और 3 सक्सेसेस की जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज योर PQ। तो these probabilities can be written the terms of binomial in Q plus P whole cube। तो इन probabilities को आप इस binomial की एक्सटेंशन से लिख सकते हैं, Q plus P का whole cube। तो Q plus P का अगर हो गया, फॉर्मूला बन गया, देखिए Q plus P का whole cube अगर आप करें, इसकी अगर आप फर्स्ट टर्म लिखें तो वो होगी आपकी 3C0 Q cube, दैट इज योर 0 सक्सेस, ये 0 सक्सेस है। इसकी पहली टर्म आपकी 0 सक्सेस, इसकी दूसरी टर्म 3C1, बाइनोमियल आपको पता है, खोला है बाइनोमियल आपने, तो Q की पावर दोनों का डिफरेंस Q स्क्वायर P, 3Q स्क्वायर P, ये आपका सेकंड जो टर्म है दैट इज गिविंग योर प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 सक्सेस, और होगा फेलियर प्लस सक्सेस, Q प्लस P का Q, अगर Q प्लस P का Q हम खोलते हैं तो, और उसकी टर्म्स हम लिखते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, वी विल गेट प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 सक्सेस 1 सक्सेस 2 सक्सेस 3 सक्सेस। तो ये देखें, इसकी अगर आप थर्ड टर्म लिखते हैं
तो सेकंड टर्म में थर्ड टर्म आएगी इसकी 3c2, तो दैट यू विल गेट qp स्क्वायर, तो दैट इज योर प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेसेस। और इसकी जो फोर्थ टर्म है 3c3, दैट इज योर pq, तो ये आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 सक्सेसेस। तो q प्लस p होल क्यूब जो आपकी बाइनोमियल है, इसकी जो टर्म्स हैं दे विल गिव द प्रोबेबिलिटीज ऑफ 1 सक्सेस, 2 सक्सेस एंड 3 सक्सेस, 0 सक्सेस। तो ये देखें आप, ये नोट करें, ये रैंडम वेरिएबल, ये उसकी प्रोबेबिलिटी। 0 सक्सेस, 0 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी होगी आपकी तीनों फेलियर। 1 सक्सेस, 1 सक्सेस मतलब 3q स्क्वायर p, 2 सक्सेस मतलब 3qp स्क्वायर, और आपका तीनों सक्सेस pq। तो कहने का मतलब है 0 success, 1 success, 2 success, 3 success, they can be written the terms of consecutive terms in the binomial q plus p whole cube, failure plus success की n, और q plus p का आपको पता है सम 1 है। सो इस ढंग से आप मतलब बर्नौलीज ट्रायल्स अगर आपके पास हैं, हर एक ट्रायल इंडिपेंडेंट है, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लिख सकते हैं, फेलियर प्लस सक्सेस की n, और उससे प्रोबेबिलिटीज आप कैलकुलेट कर सकते हैं, यू विल गेट द आंसर। तो नेक्स्ट क्लास में इस थ्योरी को दोबारा रिपीट करूंगा, अगेन आई विल रिपीट दिस थ्योरी, ये थ्योरी आपकी दोबारा रिपीट होगी, एंड आल्सो आई विल सॉल्व द प्रॉब्लम्स, और आपका ये कंप्लीट हो जाएगा प्रॉब्लम भी इसके सॉल्व करके, एंड दिस विल बी ओवर, और ये आपका कंप्लीट चैप्टर जो है वो प्रॉपर्ली आपका हो गया। तो इस ढंग से है।